गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपने फिजियोलॉजी चल रही है प्लांट्स की, है ना। क्या नाम था अपने पादप का? पादपों में जल अवशोषण और व रसारोहण, ये वाला टॉपिक अपना चल रहा है बेटा, ठीक है ना। और इस टॉपिक में अपन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिछली क्लास में आपको मूल के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में तथा पादप के कौन कौन से भाग पादप के विभिन्न वर्गों में किन किन अंगों के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन जल अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ इस लेसन में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि पादपों में जल अवशोषण की क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आज आप इसमें समझेंगे कि जलीय अवशोषण निष्क्रिय एवं सक्रिय दो प्रकार का होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है ना। तो अपन इन्हीं दोनों के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण शब्द, ये दोनों के दोनों शब्द रेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए, ठीक है। तथा क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण की क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इन्होंने तो ये शब्द दिए थे बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसमें अपन यही बोलेंगे, देखो कि निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण शब्द रेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए। क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण की क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब अपन एक एक करके दोनों प्रकार के अवशोषणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? निष्क्रिय जल अवशोषण। उसके बाद अपन कौन सा पढ़ेंगे? सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है। ये वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखना, एक नाम तो कौन सा? रेनर, और दूसरा नाम कौन सा? क्रेमर। रेनर नामक वैज्ञानिक ने तो क्या किया था? सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण शब्द प्रयुक्त किए थे। और बेटा क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण की क्रियाविधि का सर्वप्रथम अध्ययन किया था अथवा वर्णन किया था, ठीक है। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं इसी क्रम में निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है बेटा। तो ध्यानपूर्वक एक बार मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ
और फिर अपन इसको पढ़ेंगे। यह पादपों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है। सबसे पहले तो आप ये बोल दोगे कि यह पादपों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है। पादपों में कुल अवशोषित जल का, कुल अवशोषित जल का 98 to 99%, कुल अवशोषित जल का, चाहे इसको 96 to 98 बोल दो, कुछ किताबों में इसको ऐसे दे रखा है, 96 से 98% भाग निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। निष्क्रिय अवशोषण द्वारा बैठ गया आपके समझ में? अभी तक बेटा मैंने केवल 2 पॉइंट बोले हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात तो मैंने बोली है कि यह जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, ठीक है। आगे आपने बोला कि इस विधि द्वारा जल का अवशोषण कुल अवशोषित जल का 96 से 98% तक होता है। क्लियर है? आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखेंगे। इस क्रिया में पादप के किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती। इस क्रिया में पादप के किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती, ठीक है ना। और क्या बोल देंगे बेटा? और नहीं, और नहीं जल अवशोषण हेतु, जल अवशोषण हेतु पादप को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब इस जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं होती। तो बेटा सबसे पहले तो निष्क्रिय जल अवशोषण में ये पूरी की पूरी बात अपन को कहनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, निष्क्रिय जल अवशोषण यह जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, ठीक है बेटा। आगे लिखा है कुल अवशोषित जल का 96 से 98% भाग निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। आगे चलिए। इस क्रिया में पादप के किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, ठीक है। और नहीं बेटा पादप को ऊर्जा वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है ना। सारी बात आप याद रखेंगे। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। इसी में बेटा कि कैसे होता है निष्क्रिय जल अवशोषण, किस क्रिया पे आधारित होता है, ये पढ़ना है। तो आप लिखेंगे पादप के वायवीय भागों से, पादप के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है। पादप के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जल की हानि होती है, जिससे इन भागों की कोशिकाओं की डीपीडी, बता चुका हूँ बेटा। डीपीडी का मतलब विसरण दाब न्यूनता, यानी कि जल की मांग बढ़ जाती है।
डीपीडी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। ठीक है ना। जल की कमी आने से पादप के भागों में, जल की कमी आने से पादप के विभिन्न भागों में, पादप के विभिन्न भागों में एक तनाव या आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना बेटा, तनाव उत्पन्न हो गया और ये जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, इसी आकर्षण को वाष्पोत्सर्जना कर्षण बोलते हैं। और बेटा ये चीज़ अपन रसारोहण की क्रिया में पढ़ चुके हैं ना। आगे देखिए, पर्ण सिराओं में उत्पन्न, दोबारा बताऊंगा बेटा, उत्पन्न तनाव, पर्ण सिराओं में उत्पन्न तनाव तने के जल स्तंभ से होता हुआ, तने के जल स्तंभ से होता हुआ मूल तक पहुंच जाता है। तने के जल स्तंभ से होता हुआ मूल तक पहुंच जाता है और तनाव के कारण मृदा जल, तनाव के कारण मृदा जल मूल स्तंभ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, पत्तियों तक। तो बेटा ये जो मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, ये पूरी की पूरी कहानी निष्क्रिय जल अवशोषण की है। ठीक है, एक बार दोबारा से इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुन लें। ठीक है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर करना। देखिए, यहाँ से लिखना शुरू किया था अपन ने, पादप के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है। ठीक है ना, आगे चलिए, जिससे इन भागों की कोशिकाओं की डीपीडी बढ़ जाती है। लिखा हुआ है, जल की कमी आने से पादप के विभिन्न भागों में, पादप के विभिन्न भागों में एक तनाव अथवा एक आकर्षण उत्पन्न होता है और इसी तनाव अथवा आकर्षण को वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। पर्णसिराओं में उत्पन्न तनाव तने के जल स्तंभ से होता हुआ मूल तक पहुंच जाता है और इसी तनाव या टेंशन या आकर्षण के कारण मूलरोम द्वारा अवशोषित किया मृदा जल मूल से स्तंभ में और बेटा स्तंभ से पर्णों तक पहुंच जाता है। तो बेटा ये संपूर्ण प्रक्रिया निष्क्रिय अथवा निश्चेष्ट जल अवशोषण की हो गई। देखो बेटा, एक चीज़ आप याद रखना कि निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में पादप के अंगों का कोई योगदान, पादप के अंगों का कोई सक्रिय योगदान नहीं होता। और बेटा जल अवशोषण की इस क्रिया हेतु पादप को भी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी पड़ती। ये पूरी की पूरी क्रिया बेस्ड होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर। संक्षेप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब देखो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियों की कोशिकाओं में जल का ह्रास हो जाता है तो उन कोशिकाओं की डीपीडी अधिक हो जाती है और बेटा अधिक डीपीडी के कारण ये निकटवर्ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करने लगती हैं।
तो बेटा कुल मिला के बात ये हुई, इस वाष्पोत्सर्जनाकर्षण के कारण संपूर्ण पादप के जाइलम तंत्र में एक तनाव, एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। और बेटा जैसा कि आपको मैं रसारोहण में भी पढ़ा चुका हूँ कि पूरे पादप का जाइलम तंत्र आपस में जुड़ा रहता है तथा जल के अणुओं के मध्य उच्च स्तरीय प्रकार का ससंजक बल पाया जाता है। अतः जल के अणु जाइलम स्तंभ में, ठीक है ना, जाइलम स्तंभ में एक अटूट श्रृंखला के रूप में निरंतर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो बेटा ये पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। पूरी की पूरी प्रक्रिया बेसिकली बेस्ड किसके ऊपर होती है? ये पूरी प्रक्रिया बेस्ड होती है किसके ऊपर? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के ऊपर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर अपन एक छोटा हेडिंग लिख रहे हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण के पक्ष में प्रमाण। निष्क्रिय जल अवशोषण के पक्ष में प्रमाण, ठीक है बेटा। तो इसमें अपन दो प्रमाण लिखेंगे। पहला, वाष्पोत्सर्जन समानुपाती होता है जल अवशोषण की दर के। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है तो जल अवशोषण की दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलेंगे बेटा? जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जाइलम वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मृत होने के कारण जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मृत होने के कारण परिरंभ एवं जाइलम तक जल परासरण क्रिया द्वारा गति नहीं करता। तो बेटा ये दोनों के दोनों निष्क्रिय अवशोषण के संदर्भ में प्रमाण हो गए, ठीक है ना। पहला तो मैंने कौन सा बोला कि वाष्पोत्सर्जन की दर समानुपाती होती है जल अवशोषण की दर के, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है तो जल अवशोषण की दर भी अधिक हो जाती है। और दूसरी बात मैंने क्या लिखी बेटा? जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के मृत होने के कारण परिरंभ एवं जाइलम तक जल परासरण द्वारा गति नहीं करता है। तो ये बेटा वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दो प्रमाण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा पादपों में जल का अवशोषण होता है। तो एक प्रकार तो अपन ने खत्म कर लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बेटा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा? सक्रिय जल अवशोषण। आप मुझे बताना सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण शब्द किन वैज्ञानिकों ने दिए थे?
रेनर ने दिया था बेटा। किसने दिया था? रेनर ने। और क्रेमर ने जल अवशोषण की क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया था। अब अपन पढ़ रहे हैं सक्रिय जल अवशोषण। कुछ पादपों में सक्रिय जल अवशोषण द्वारा कुछ पादपों में सक्रिय जल अवशोषण क्रिया द्वारा सक्रिय जल अवशोषण क्रिया द्वारा अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, कितना 2 से 4% जल का अवशोषण होता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। आगे आप बोलोगे इस प्रकार का जल अवशोषण मूलों में उत्पन्न धनात्मक दाब, इस प्रकार का जल अवशोषण मूलों में उत्पन्न धनात्मक दाब या बल के कारण उत्पन्न होता है। तो बेटा सक्रिय जल अवशोषण में 2 बातें आपने सीखी। एक तो बेटा ये कि कुल जल अवशोषण का केवल 2 से 4% जल अवशोषण ही सक्रिय प्रकार का होता है। और दूसरी बात बेटा कि जल अवशोषण की यह क्रियाविधि मूलों में उत्पन्न धनात्मक दाब अथवा धनात्मक बल के कारण होती है। ठीक है, आगे चलिए। रात्रि के समय जब बाष्पोत्सर्जन की दर कम, रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम या नगण्य होती है तो बेटा उस स्थिति में मूलों में धनात्मक विभव, धनात्मक दाब, उस समय मूलों में धनात्मक मूल दाब या धनात्मक बल उत्पन्न हो जाता है बेटा। और इसी धनात्मक दाब यानी कि मूल दाब या धनात्मक बल के कारण जल स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ कर देता है। ठीक है बेटा, एक और बात इसमें अपन बोलेंगे, इस क्रिया हेतु एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा मूलों में उपस्थित श्वसन कोशिकाओं द्वारा श्वसन कोशिकाओं या सजीव कोशिका कह दो, सजीव कोशिकाओं के श्वसन से प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यानपूर्वक सुने कि रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम अथवा नगण्य होती है उस समय मूलों में धनात्मक मूल दाब, ठीक है, अथवा धनात्मक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। एक और बात, सक्रिय प्रकार के जल अवशोषण हेतु, सक्रिय प्रकार के जल अवशोषण में जल के अवशोषण हेतु एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बेटा यह ऊर्जा
कहाँ से प्राप्त होती है? मूल की सक्रिय सजीव कोशिकाओं के श्वसन से यह ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आकर के अपन ने सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के जल अवशोषण की क्रियाविधियाँ पढ़ ली। आपसे पेपर में ये प्रश्न यूँ भी पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण में अंतर लिखिए, तो आप कैसे कैसे बताएंगे बेटा? देखो, निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया में पादप के अंगों की सक्रियता का कोई योगदान नहीं होता, सुन लिया। जबकि दूसरी तरफ क्या बोलोगे? मूल का अहम योगदान होता है, क्योंकि जो धनात्मक मूल दाब डेवलप होता है वो मूल में ही उत्पन्न होता है। दूसरी बात क्या बोलोगे? निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया द्वारा पादप की 96 से 98% जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है बेटा, जबकि सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया द्वारा केवल 2 से 4% जल संबंधी आवश्यकता पादप की पूरी होती है। दो बातें हो गई। निष्क्रिय प्रकार का जल अवशोषण, चाहे यूँ बोल दो, निष्क्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि द्वारा पादपों में जल का अवशोषण सर्वाधिक तब होता है जब दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र बाष्पोत्सर्जन होता है। और सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया रात्रि में। वाष्पोत्सर्जन के कम होने पर यह धनात्मक मूल दाब के कारण होती है। सुन लिया बेटा? और सुनिए, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सक्रिय जल अवशोषण द्वारा जल के अवशोषण हेतु एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बेटा यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? मूल की सक्रिय सजीव कोशिकाओं के श्वसन से प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, और क्या बोल सकते हैं इसमें? देखो बेटा, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में पादप के अंग निष्क्रिय रहते हैं, या यूँ कह दीजिए बेटा कि पादप की अधिकांश जल संबंधी आवश्यकता या रसारोहण की क्रिया मीन्स अत्यधिक ऊंचाई के पादपों में रसारोहण की क्रिया को समझाने हेतु निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया ज़्यादा उपयुक्त है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया द्वारा पादप के केवल कुछ ही ऊंचाई के पादपों में जल अवशोषण किया जा सकता है। तो बेटा आज अपन ने इस क्लास में क्या पढ़ा कि जल अवशोषण की क्रियाविधि दो प्रकार, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरी बात आपने सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण में डिफरेंस पढ़ा। केवल 2 दिन और ये पाठ चलेगा बेटा। इसमें एक तो जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने बकाया है, और दूसरा बेटा एक और चीज़, मार्ग, जल के प्रवाह का मार्ग। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और आप सीट में से वीडियो देखने के बाद सीट में से पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।